आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। सारे मेहमान हमारे साथ हैं। स्वागत एक बार फिर आप सभी का। आप जरा झारखंड की आपको एक खबर बता दें। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता हैं इरफान अंसारी, और इन्होंने जेएमएम में जो शिबू सोरेन साहब के दो बेटे रहे, बड़े बेटे जो थे उनके वो नहीं रहे हैं, उनके बाद छोटे भाई उनके थे हेमंत सोरेन। तो मतलब हेमंत सोरेन के बड़े भाई की पत्नी, उनकी भाभी के लिए इन इरफान अंसारी ने बड़े ख़राब शब्द इस्तेमाल किए। वो भी मैं आपको भी सुनवाऊंगा इन्होंने क्या बोला था। फिर और ये सफाई देने लगे। बीजेपी के नेता खुलकर कैमरे पर ये कह रहे हैं कि हमें तो मुद्दा दे दिया है जेएमएम के लोगों ने, और ये इससे पहले भी बहुत सी बातें, खराब बातें कर चुके हैं। आदिवासियों को इन्होंने कह दिया था इनमें बुद्धि कहाँ होती है, ऐसा वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इनके ऊपर। हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि भाई अब तो हेमंत सोरेन चुप्पी तोड़े, अब बीजेपी और जेएमएम का मामला नहीं है, ये उनकी भाभी के ऊपर उनके एक नेता ने बयान दिया है, तो उनको कम से कम इस पर तो बोलना चाहिए और उस आदमी के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सीता सोरेन के खिलाफ की गई इस टिप्पणी ने अब एक अलग किस्म का माहौल जो है वहां की राजनीति में तैयार कर दिया है। सुनाता हूं आपको इरफान अंसारी का वो ओरिजिनल विवादित बयान, फिर उसकी सफाई। सीता सोरेन वो कैमरे पर रोज आ रही हैं जब इस पर बात कर रही हैं कि मैंने ऐसा क्या किया कि इस आदमी ने मेरे लिए ऐसी बात कही है, और उसके बाद बीजेपी के लीडर जो बोल रहे हैं। फिर से मैं कहूंगा, देखिए, बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है। इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जी जाता है, उसको हाईजैक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। मैंने ये कहा था कि लोकसभा में जनता ने आपको रिजेक्ट किया, विधानसभा में फुल्ली रिजेक्ट करेगा। चला दीजिए, क्रॉप कीजिए, क्या करना है। उनमें इतना हिम्मत पहले बात कहाँ से आ गई? उसको हिम्मत देने वाले उसके पीछे कौन शख्स है? क्योंकि झारखंड में तो मेरे खिलाफ, मेरे बारे में इस तरह का अभी तक किसी के भी मुंह से सुनने के लिए नहीं मिला मुझे। कि किसी का यह बपौती जामतरा विधानसभा सीट नहीं है, और जिस प्रकार से हमारा कैंडिडेट भाजपा के जो प्रत्याशी श्रीमती सीता सोरेन के अगेंस्ट में ये कहा है कि सीता सोरेन रिजेक्टेड माल है, आज उसको भुगतना पड़ेगा। और इसके पहले भी उन्होंने विधानसभा में बाबूलाल जी के अगेंस्ट में ये कहा था कि आदिवासी का कब बुद्धि आया। आज हमको एक मुद्दा दे दिया। आज आदिवासी समाज ये समझने लगे हैं और हमारे तरफ रुझान आने लगा है। इरफान अंसारी जी ने सीता सोरेन जी का खिलाफ जो अभद्र शब्द का व्यवहार किया है, वो हमारे पार्टी उनका घोर निंदा करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हम निंदा करना चाहता हूं हेमंत सोरेन जी को, कि अपना भाभी का ऊपर इतना अभद्र शब्द व्यवहार करने का बाद भी उन्होंने इरफान अंसारी का खिलाफ कोई व्यवस्था नहीं लिया। मुख्यमंत्री सोरेन जी के लिए आदिवासी अस्मिता के कोई वैल्यू नहीं है। शिबू सोरेन जी का, गुरुजी का बहू का अपमान होते हैं, और हेमंत सोरेन कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये एक इशू बन गया झारखंड में। अभी चुनाव के से पहले आपने इरफान अंसारी के दोनों बयान सुने। उन्होंने कहा रिजेक्टेड माल। अब वो कह रहे हैं कि भाई लोकसभा चुनाव लड़ी थी, सीता सोरेन हार गई थी, मैंने इसलिए कहा उनको कि रिजेक्टेड माल है, इनको दोबारा चुनाव में बीजेपी लेकर के आ रही है। मैंने कोई गलत बात नहीं कही। विवाद करने लायक बात है या नहीं है? नहीं, पता नहीं ये नेताओं को बोलते वक्त समझ में आता है नहीं, या वो चाहते हैं कि इस तरह से बोल दें। और खास करके जब महिला राजनीति में होती है ना, तो अब टंच माल से रिजेक्टेड माल तक तो हमने सुन लिया। और कमाल की बात यह है कि दिग्विजय सिंह जी ने तो अपनी ही पार्टी की एक युवा नेत्री, महिला नेत्री के खिलाफ ये टिप्पणी की थी। बाद में उन्होंने कह दिया कि अरे टंच मतलब वो खरा पक्का वाला, इस तरह से उन्होंने कह दिया। तो इरफान अंसारी भी उसी तरफ थोड़ा सा आगे बढ़े। लेकिन रिजेक्टेड माल जैसा जब शब्द हम कहते हैं, तो क्या वो शब्द किसी और के लिए भी फिर इस्तेमाल होना चाहिए? अगर हम चुनाव हारने जीतने की बात कर रहे हैं तो फिर तो और लोगों के ऊपर भी इस्तेमाल होगा। और अगर सीता सोरेन के खिलाफ ये करने की हिम्मत कर रहे हैं, तो क्या सचमुच इरफान अंसारी को लगता है कि जितने भी आदिवासी हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन का चेहरा देख के सब वोट कर देंगे, चाहे आप किसी भी आदिवासी महिला का अपमान करें या न करें? अब ये एक बड़ा सवाल है। और जिस झारखंड में
इतना विवाद हो रहा है आदिवासियों को लेकर, और खास करके जो बाहर से आए हुए मुस्लिम हैं जिनको बार बार कहा जा रहा है कि वो आके लैंड जिहाद कर रहे हैं, वहां बेटियों के साथ जो शादी की जो खबरें हैं, उसके बीच में इरफान अंसारी ये साहस कर रहे हैं, इतना बड़ा मुद्दा दे रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि वो भला कर रहे हैं या अपनी पार्टी का बुरा कर रहे हैं। आपने इस मुद्दे में कुछ ऐसी इतना दम है कि कुछ नुकसान कर जाए जेएमएम का? नहीं, पहले तो इरफान अंसारी जिस जामताड़ा से आते हैं, ये वही क्षेत्र है जहाँ की शुक्रवार को पूरे क्षेत्र में जामताड़ा के विद्यालयों में इन लोगों ने छुट्टी कराई थी। सरस्वती पूजा बंद कराया था कि स्कूल में नहीं होगा, प्रार्थना बंद कराई गई थी। तो वो इतनी हैसियत अगर वहाँ लोगों की है तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। और वहाँ जिला परिषद बाद में उसकी जांच हो गई, जांच में शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसको बंद किया जाए, इन लोगों ने कहा बंद नहीं करेंगे। और वहाँ विरोध प्रदर्शन में मालूम नहीं कि अभी वहाँ की क्या स्थिति है, क्योंकि शिक्षक सारे डरे हुए थे, आम लोग भी डरे थे। बिना प्रार्थना के, बिना उसके बच्चे स्कूल जाते थे और आते थे, और शुक्रवार को छुट्टी होती थी और रविवार को स्कूल चलते थे। ये इस क्षेत्र के ये विधायक हैं, वो जामताड़ा पूरा जिला है, वहाँ के उन्होंने ये भाषण दिया है। तो पहले तो ये समझने की जरूरत है कि इतना जो दुस्साहस कैसे कर सकता है, वो किसी के बारे में टिप्पणी कर सकता है। हालांकि कांग्रेस ने भी इस पर स्टैंड ले लिया है, कहा कि इसकी ठीक से जांच कराई जाए, और इन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने की बात की है। लेकिन ये न्याय एक बदतमीजी की भाषा जो है ना, उस क्षेत्र में लोग धक्का दे देना, किसी के बारे में बोलना, वहां ये दिखाई देता है। वहां आपको उस क्षेत्र में भी अभी नहीं आया, आप जाएंगे जामताड़ा के एरिया में तो वहां भी प्रतिमा विसर्जन करना मुश्किल है, बहुत जगह पूजा करना मुश्किल है उस पूरे एरिया में। वो भयावह परिस्थिति है एक, और ये लोग चुनाव जीतते हैं वहां इसके बावजूद। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो मुद्दा बड़ा बना है, और उस मुद्दे के कारण इस समय जो वहां ये कट्टरवाद और बाकी सारे मुद्दे वहां बने हुए हैं, घुसपैठ मुद्दा बना है, तो उसमें अब अगर कोई मुद्दा नहीं है तो टिप्पणी क्या चाहिए? आप बताइए ना, रिजेक्टेड माल, एक महिला सामने खड़ी है, अब हम लोग इस पर तय कि रिजेक्टेड माल कहना, इसमें कोई दम है कि नहीं है। बाकी तो ठीक है, किसी पार्टी ने किसी को निकाल दिया वो तो समझ में आता है, लेकिन बौरो भी समझ में आता है। बौरो खिलाड़ी का मतलब फुटबॉल में होता है कि हमारी अपनी टीम में जब लोग नहीं होते तो खेल में नाम देके हम बाहर के खिलाड़ी को ले जाते हैं, तो उसको बौरो खिलाड़ी करते हैं। यहां भी समझ में आता है। लेकिन एक महिला, वो भी आप उसके परिवार को देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की बहू के बारे में जो आदमी, ऐसा बनना ही चाहिए मुद्दा। अगर झारखंड में इस प्रकार की भाषा मुद्दा नहीं बनी, ठीक है सर, मुझे भय नहीं, मेरी आशंका है कि जैसे शैलजा को लेकर के एक वीडियो जो है एक चल गया था वहां कि फलानी जाति की पिटाई करोगे तभी वो दबे रहेंगे, कहीं उस प्रकार से ये मुद्दा न बन जाए। अगर जो स्थिति इस समय चलिए ठीक है। वैसे इस वक्त एक बार जरा हरियाणा झारखंड की पूरा एक चुनावी असेसमेंट भी ले लें समीर जी। झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसके आजसू जो सहयोग के भी जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, 68 सीटों का और 10 सीटों के बीच में बढ़ गया था। चिराग पासवान को 1 सीट मिली और जो 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड को मिल गई थी। 2 सीटों पे ऐसा पेच फंसा हुआ था जिसके ऊपर घोषणा नहीं हो पा रही थी। आज उन सीटों पर भी घोषणा हो गई कि वहां से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव लड़ रही है। और देखिए, झारखंड के अंदर जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जो चुनाव प्रभारी बनाए गए, और हेमंत विश्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री जो सहज डेप्यूटी बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान के चुनाव प्रभारी के साथ, दोनों मिलकर जिस तरीके से वहां पर दोनों दलों के बीच में सामंजस्य बना रहे, टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और जिस तरीके से वहां मुद्दे जमीन पर उतारे हैं, जो घुसपैठ का मुद्दा रहा है, जिस तरीके से वहां उस मुद्दे को उठाया है, जिस तरीके से डेमोग्राफी बदलने का वहां जिक्र किया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी वहां जिस तरीके से एक संगठित रूप से चुनाव लड़ रही है, मुझे लग रहा है एक बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। अभी तक तो विपक्ष में यह स्थिति है कि वहां पर न झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और माले मिलकर एक पत्रकार वार्ता तक नहीं कर सके, संयुक्त साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, संयुक्त घोषणा पत्र के बारे में बात नहीं कर पाए। और कई सीटों पर अभी समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर वहां उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए झारखंड के अंदर। माले कह रही है कि 4 सीटों पर हम उम्मीदवार उतार देंगे। तो वहां जिस तरीके से अभी विपक्ष के अंदर उठापटक चल रही है, मुझे लग रहा है कि जिस अंदर शिवराज सिंह चौहान ने और हेमंत विश्व शर्मा ने कमान संभाली है, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर स्थिति के अंदर है। बगावत कुछ भारतीय जनता पार्टी में भी हुई थी कि 1-2 उम्मीदवार छोड़ के गए थे, उनके घर गए शिवराज सिंह चौहान, हेमंत विश्व शर्मा गए, एक को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया उनके नाराजगी दूर करने के लिए चुनाव के बीच में। तो जो नाराजगी सुना, अरे भाई वो अध्यक्ष रहे, एक को कार्यकारी वो नहीं बनाया, कार्यकारी अध्यक्ष चुनाव के बीच में बनाया है ना, उनके नाराजगी से नाराज थे, तो इसलिए बनाया है ना। उस चीज को सुनो पूरा आप। तो मुझे लग रहा है कि उस चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चीजों को मैनेज किया है, और अब भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर तरीके से चुनाव लड़ रही है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड में है।
रविंदर राय वहाँ के बड़े नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, हाँ। और उनकी एक हैसियत रही है, कार्यकर्ताओं से जमीनी पकड़ रही है उनकी। तो इधर वो 2019 के बाद से ही उनकी जो स्थिति थी उसमें वो सब एक विरोधी वो असंतुष्ट खेमे में रहे, लेकिन उन्होंने विद्रोह करके कोई पार्टी नहीं बनाई थी। और चूंकि शिवराज सिंह चौहान गए हैं, वो पुराने नेताओं को जानते हैं किसकी क्या हैसियत है, उनके साथ रहे हैं, वो युवा मोर्चा फलाने, तो वो ऐसे लोगों के घर जा रहे हैं, जगह जगह लोगों ने नामांकन कर खबर दिया तो ये है। थी कि भाई इस हद तक है कि जो ये मना लें या हेमंत बिस्वा शर्मा इस काम में लगे हैं, कोई बागी तो उसको मनाओ, शिवराज सिंह चौहान उस काम में लगे हुए हैं, और नहीं होता तो फिर अमित शाह जी से बात कराई जाती है फोन पर। लेकिन शिवराज जी मोटे तौर पे ये काम कर रहे हैं कि पार्टी में जो पिछले लोग हैं, पुराने लोग हैं जो इधर उधर चले गए, उनको लाने का काम बड़ा किया गया। रविंद्र राय जी का भी जिक्र किया, वो बड़े पावरफुल भी रहे हैं। लेकिन लुइस मरांडी मैनेज नहीं हो पाई, वो चली गई। लुइस मरांडी चली गई, उसको मैनेज नहीं कर पाए। हाँ, बाबूलाल मरांडी साहब को सबसे पहले मैनेज किया गया कि वो भी पहले नाराज हो गए थे, वो चले गए। अभी वहाँ पर झारखंड का जो दो बड़े मुद्दे, एक तो ये कि क्या हेमंत सोरेन साहब जो जेल जाने के मुद्दे को या आदिवासियों पर अत्याचार की तरह से उसकी सिंपैथी गेन कर सकते, क्या वो अभी फिलहाल वहाँ नहीं दिखाई दे रहा? नहीं है ये, मतलब उतना नहीं हुआ जितना लगता कि पूरा इलेक्शन उस पर आ जाए। हेमंत सोरेन की सिंपैथी के लिए बहुत बड़ा इशू नहीं बन पाया है अभी, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरा, क्या भारतीय जनता पार्टी जो एक बड़ा इशू है जिसका जिक्र भी हुआ जामतारा को लेकर भी, डेमोग्राफी चेंज का, इलीगल जो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स घुसपैठिए जो है वो वहां आ रहे हैं, क्या वो इशू भारतीय जनता पार्टी उतना मजबूती से बना पाई है? ये दोनों वो तो कोर इशू बता रहे हैं, कोर इशू, हाँ नहीं कोर इशू है वहां पर, लेकिन क्या उतना बन पाया है, वो दोनों इस चुनाव को तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और ये पूरा जो गठबंधन है वो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है अभी, और जो पिछली गलतियां थी बीजेपी की वो सारी उन्होंने कोर्स करेक्शन किया। एक लाइन जोड़ देता हूं मैं, जो सुबोध कांत सहाय जो वहां चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष है, उनका बयान बहुत मायने रखता है। कांग्रेस के ना, कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस के लोग के बयान दिया है कि गठबंधन में कांग्रेस को प्याज और जूता दोनों खाना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है, और गठबंधन में अब क्षेत्रीय दल हमें डिक्टेट करने लगे। उन्होंने ऑफिशियली कहा इस बात को कि हमारी ये स्थिति हो गई है। सुबोध कांत सहाय का कल बयान आया इस बात को लेकर। हाँ, बिल्कुल वहां पर बड़ी पार्टी है, उसमें कुछ ऐसा तो है नहीं। तो सुबोध जी पहले से भी ये सब बात बोलते रहे, उनको पता है, लेकिन उनका सुझाव जो है, क्या उनका सुझाव केंद्रीय कांग्रेस मानती है? वो स्थानीय स्तर के नेता हैं, वो जो बोलते हैं तो उनकी पीड़ा है कि हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं और महागठबंधन टूट के कगार पर पहुंच रहा है इस सब के कारण। ये भी बयान वहां से आ रहा है महागठबंधन के बारे में। तो ये देखिए, दोनों समूहों में देखें ना, तो चाहे महाराष्ट्र मिला लीजिए, झारखंड मिला लीजिए, जिस प्रकार से विरोधी इकट्ठे होते हैं मतलब बीजेपी के खिलाफ, और उनके अंदर एकता दिखनी चाहिए, उसके विपरीत परिस्थिति है। और उधर जो है थोड़ी बहुत जो अनेकता दिख रही थी भाजपा के खिलाफ, उधर एकता दिख रही है। पार्टी में जरूर विद्रोह हुआ है। एक अब चलिए, ये राजनीति के सबके अलावा एक अच्छी, देश के लिए एक अच्छी खबर है, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। आज स्पेन के राष्ट्रपति के साथ नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में एक रोड शो किया, गुजरात के वडोदरा में। मौका क्या था? मौका था मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-295। वो पहली बार पूरी तरह भारत में किसी एक जगह पर बनाया जाएगा, असेंबल किया जाएगा। वो यूनिट है गुजरात में, और टाटा के साथ मिलकर के, जी हाँ, टाटा के साथ मिलकर के ये जो है एयरबस और टाटा का एक जॉइंट वेंचर है। वहां पर पूरी तरीके से वो मतलब कारखाना जो है, फैक्ट्री जो भी है वो तैयार है। अब उसमें प्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है। तो ये स्पेन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने उस जगह का आज इनॉग्रेशन किया है, और अगले मेरे ख्याल में 2 साल बता रहे हैं कि पहला जहाज वहां से निकल के आ भी जाएगा। तो भारत अब दुनिया के चुनिंदा देशों में ऐसे शुमार हो जाएगा जो अपने यहाँ पर एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से A से Z तक असेंबल करते हैं, टेस्ट करेंगे, और उसका फिर एक्सपोर्ट भी बाद में भविष्य में किया जाएगा। पहले ये भारत अपने लिए जो है वो बना रहा है। हर्षवर्धन जी, देखिए, ये नरेंद्र मोदी की एक जो दूरदृष्टि कहते हैं उसका एक बड़ा उदाहरण है। और जब हमने शुरुआत की थी, एक समय में भारत में जो कारें भी हैं वो उस तरह से नहीं बना करती थी, एयर कंडीशनर भी नहीं बना करते थे, मोबाइल भी नहीं बना करते थे, वेंटिलेटर भी नहीं बना करते थे, यहाँ तक कि किसी भी चीज़ में अगर टेक्नोलॉजी लगने लगी, यानी जिसमें चिप लगने लगती थी, तो उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो काम होता हुआ देखा। हमने जो उदारीकरण जो 1991 में
नरसिंहा राव की सरकार थी, उसने जो काम शुरू किया था उसको सही मायने में अटल बिहारी वाजपेयी ने गति दी और सही मायने में उस पर बुलंद इमारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। आज हम ऑटो से लेकर डिफेंस इक्विपमेंट तक, मोबाइल से लेकर सेमीकंडक्टर तक और अपनी जो रोज की यूटिलिटी की चीजें हैं उसमें लगभग सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल की तरफ पहुंच चुके हैं जी। ये किसी भी बड़े देश के लिए, जिसको हम कहते हैं ना कि जो दुनिया में जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस को बदलता हो, उसके लिए बहुत जरूरी होता है और ये भी एक उसका बड़ा उदाहरण है जो आज हम गुजरात मुझे से लगता है दुनिया में मतलब चुनिंदा देश होंगे जो अपने यहाँ पर किसी एक हवाई जहाज को, चाहे मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो, चाहे नहीं, ज्यादातर तो बनाते ही नहीं क्योंकि डिफेंस सबसे ज्यादा खर्चीला होता है। डिफेंस जो है सबसे खर्चीला होता है। दूसरा ये सेमीकंडक्टर है जो फैब इंडस्ट्री होती है जो सबसे खर्चीली होती है और उससे भी इतर अगर हम कहें तो कहें कि एक क्या कई कदम आगे होता है जिसको हम स्पेस मिशन कहते हैं। उसमें भी भारत तो आज जो टॉप 5 एलीट क्लब है दुनिया का जो इन सारे कामों को करता है, तो उसमें भारत शामिल है। देखिए 56 ऐसे जहाज जो हैं स्टेट ऑफ द आर्ट C295 एयरक्राफ्ट, ये 2031 तक भारत को मिलेंगे। इनमें से 16 जो हैं वो स्पेन से सीधे आएंगे और बाकी 40 जो हैं भारत में बनाए जाएंगे और 2026 से वो पहला विमान यहाँ से निकल करके आ जाएगा। ये बड़ी बात है सर। बड़ी बात है। मैं 10 साल पहले करीबन, शायद 10 साल होंगे, 8-10 साल पहले स्पेन में था, तो तब भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि भारत के साथ किस तरह से हम लोग ये काम कर सकते हैं और उस पर थोड़ा सा समय मुझे लगता है कि लगा है उसमें, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और ये डिफेंस को लेकर जो एक आत्मनिर्भर होना और उसके बाद एक्सपोर्ट के लेवल पर जाना, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण कदम है और दोनों बहुत खर्चीले भी है। एक तो डिफेंस डील करना ही अपने आप में एक, ये इससे पहला स्टेप आप वो भी सोचिए कि जब यूपीए सरकार थी या उससे पहले भी जो सरकारें रही वो डिफेंस डील को लेकर बहुत ही घबराया करती थी। और मुझे याद है AK एंटोनी साहब जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने अपने कार्यकाल में शायद ही कोई डील की हो, क्योंकि उनको लगता था कि जैसे ही डिफेंस डील करेंगे भ्रष्टाचार के मामलों में फंस जाएंगे। डीलर पहले आता था, डिफेंस डील बाद में अटल जी का आती समय सर थी। देखिए और डीलर लंदन में, पेरिस में, दुनिया के अलग अलग देशों में होता था, सौदा भारत का तय कराता था। ये भी कहा जाता है कि कुछ बड़े लोगों को उसका कमीशन जाएगा। अब आप हवाई जहाज बनाओगे भारत के अंदर, इसके अलावा आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सेकंड लार्जेस्ट दुनिया के बन चुके हो मैन्युफैक्चरर। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब कारगिल वॉर हुआ था तो तब अमेरिका ने भारत को ड्रोन देने से भी मना कर दिया था, तब ड्रोन भी हम नहीं बना पाते थे। आज देखिए 22 साल के अंदर भारत कहां पहुंच गया। वो 2014 के बाद 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत डिफेंस के सेक्टर में, बाकी सेक्टर में तो भारत ने ग्रोथ की है, डिफेंस में तो मतलब कल्पना नहीं कर सकते इतना ग्रोथ भारत ने किया है आज। और थर्ड लार्जेस्ट इन ऑटो सेक्टर और थर्ड लार्जेस्ट ऑटो सेक्टर में मोबाइल में अब एप्पल 16 जो मॉडल है लेटेस्ट वो भारत के अंदर मैन्युफैक्चर होने जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग लाइन है वो सब देखिए पूरा इकोसिस्टम जिसको उसमें बोलते हैं, ये तो हम लोग एक इकोसिस्टम दूसरा कहते हैं। एक इकोसिस्टम जो मेक इन इंडिया और मेक फॉर पॉलिटिक्स के अलावा भी इकोसिस्टम इकोसिस्टम के साथ हैं। हाँ, वो मेक फॉर द वर्ल्ड। मोदी जी ने भाषण भी दिया कि मैं जब गुजरात का PM था तो मैंने रेल कोच की फैक्ट्री बनाई और आज मेट्रो कोल हम दुनिया के 36 देशों को निर्यात कर रहे हैं जी। और उम्मीद है कि इससे हम दुनिया के देशों को, हमारे देश में विमानन कंपनियों का विस्तार इतना हुआ है कि हमारे देश की कंपनियों ने 1200 विमान का तो ऑर्डर हमारे देश के अंदर दिए हैं। ये आज उन्होंने अपने भाषण में भी कहा है। तो ये एक जो डिफेंस सेक्टर को जो इन्होंने निर्माण के लिए खोला, और ये जो आप बताए ना 14 लेना, खरीदने वालों के साथ जो ये शर्त जोड़ा है कि हम खरीदेंगे उसी शर्त पर जब आप हमको तकनीक बनाने की ट्रेनिंग और उसका हमारे साथ आप समझौता करेंगे, ऐसे हम लेंगे ही नहीं आपसे। बिल्कुल। तो उसी में अमेरिका से हो रहा है, उसी में स्पेन से हुआ। स्पेन से हमारे पुराने सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं, पंडित रविशंकर वगैरह और संगीत में बहुत रहा है, तो वो भी एक सांस्कृतिक दृष्टि से समुन्नत देश है। लेकिन बड़ा कदम था ये भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐतिहासिक।